Let's unravel the ending. अब आते हैं इस फिल्म के सबसे जरूरी चीज यानी इसकी एंडिंग पर। शुरुआत करते हैं वेंडी की कहानी से। भले ही हमें ऐसा महसूस ना होता हो, पर वेंडी इस फिल्म का बहुत ही अहम किरदार है, क्योंकि जब जैक पागलपन की तरफ बढ़ रहा होता है तो वही होती है जो परिवार को जोड़े रखती है। ओवरलुक के हीटिंग सिस्टम की देखरेख करती है और फोन लाइंस बंद होने के बाद फॉरेस्ट सर्विसेज से बात भी करती है। वो अपने बेटे के लिए बहुत सारा इमोशनल अब्यूज झेलती है और आखिर में इतना साहस बटोर लेती है कि डैनी को लेकर स्नो कैट में वहां से निकल जाती है। हमें नहीं पता होता कि अब आगे उसकी जिंदगी में क्या होगा, लेकिन जैक ने फिल्म में बताया है कि वो हॉरर फिल्म्स की दीवानी है और जब उसने अपनी खुद की हॉरर फिल्म को जिया है तो शायद वो इस कहानी को पब्लिकली शेयर करना चाहेगी। यू नेवर नो, ऐसा हो भी सकता है। अब बात करते हैं डैनी की। डैनी की उम्र वैसे भी बहुत कम है और जो कुछ भी क्लाइमैक्स में घटा है इसका उस पर बहुत ही गहरा असर पड़ेगा। अगर हम नॉवेल में देखें तो स्टीफन किंग ने द शाइनिंग के सीक्वल में डैनी के फ्यूचर के बारे में लिखा है। वो अपने पिता की ही तरह शराबी बन जाता है और उसे हॉस्पिटल में जॉब मिल जाती है। वो एक बार फिर एक ऐसी छोटी लड़की से मिलता है जिसके पास शाइनिंग की पावर है। वो उसे वैम्पायर से बचाने के लिए लड़ता है। अब आते हैं इस फिल्म की सबसे रहस्यमयी चीजों में से एक पर। एंडिंग की जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा डिस्कशंस किए गए हैं वो है लास्ट शॉट में दिखाई जाने वाली ये तस्वीर, जिसमें लिखा है 4 जुलाई 1921 और इसमें जैक भी मौजूद है। इसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं। जैसे जैक अपना पास्ट दोबारा से जी रहा है और शायद आज वो एक ऐसी दुनिया में मौजूद है जहां सारे दौर एक साथ आ गए हैं। ये भी हो सकता है कि जैक ओवरलुक में रहकर अपने पहले लिखे गए भाग्य को पूरा कर रहा है और होटल हमें वही सब दिखा रहा है। लेकिन जो सबसे पॉपुलर थ्योरी है जिसपे सबसे ज्यादा लोग यकीन रखते हैं वो ये है कि जैक एक हिंसा और मौत की साइकिल में फंसा हुआ है जो ओवरलुक होटल और यहाँ रहने वालों के ऊपर हमेशा हावी रहती है, और जैक की आत्मा हमेशा अवतार लेकर किसी न किसी तरह होटल में ही वापस आ जाती है। इसका सपोर्ट बाथरूम में जैक और ग्रेडी के बीच हुई बातचीत करती है, जब ग्रेडी उसे बताता है ही इज ऑलवेज बीन द केयर टेकर। और अगर देखें तो ये एक्सप्लेनेशन एक तरह से सटीक भी बैठती है। यहाँ की सब चीजें देखकर ये तो समझ में आ जाता है कि ओवरलुक एक ऐसी जगह है जहाँ इतिहास खुद को दोहराता है और जैक हमेशा से ही इस इतिहास का हिस्सा रहा है। अगर फिल्म को आपने बारीकी से देखा है तो आपको लास्ट सीन के अलावा भी कई जगह फ्रेम्ड ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज देखने को मिलती हैं, जिसमें उल्मन के मुताबिक सभी बड़े लोग शामिल हैं और ये ओवरलुक हिस्ट्री का अटूट हिस्सा है। तो अगर जैक ने पुराने गेस्ट के रूप में दोबारा से जन्म लिया था और अगर वो हमेशा से ही इस फोटो में था तो इसके बहुत ही कम चांसेस हैं कि उसे किसी ने नहीं देखा, चाहे क्यूरियोसिटी के तौर पर हो या एक्सीडेंटली हो। पर इस पे ध्यान तो जरूर जाना चाहिए था, लेकिन इस चीज का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। इस फोटो के अलावा भी इसमें एक बहुत ही अजीब और रहस्यमय चीज होती है और वो है बेयर कॉस्ट्यूम पहने हुए एक आदमी। ये जानना बहुत ही मुश्किल है कि असल में इसका मतलब है क्या। जाहिर है ये सीन भी स्टीफन किंग की बुक से ही इंस्पायर्ड था, जिसमें एक पार्टी गेस्ट डॉग की कॉस्ट्यूम में होटल की किसी पुराने मालिक के साथ होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। लेकिन फिल्म में इसे बहुत ही ज्यादा अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया है और डॉग कॉस्ट्यूम बदलकर इसे बेयर कॉस्ट्यूम बना दिया गया है। हम क्यूब्रिक से यही उम्मीद रख सकते हैं। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस बेयर कॉस्ट्यूम वाले सीन की बेहतरीन इंटरप्रिटेशन रॉब एगर ने लिखी है और इन्होंने इसे डिटेल में बहुत सारे एविडेंसेस के साथ समझाया है। हम यहाँ कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन अगर आपको इनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखनी है तो इनकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ कॉस्ट्यूम का बदला जाना सीन की क्रीपीनेस को बिल्कुल कम नहीं करता, लेकिन क्यूब्रिक के इस फैसले के पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक जरूर है, क्योंकि उन्होंने कॉस्ट्यूम के साथ साथ नॉवल में बताई गई पूरी की पूरी स्टोरी लाइन को हटा दिया और दर्शक और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। बेयरमैन साइकोलॉजिकली एक बहुत ही डरावनी चीज थी जिसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये डैनी के साथ हुए सेक्सुअल अब्यूज का सबसे बड़ा सबूत है। जी हाँ, जैक ने उसे पीटने के अलावा उसके साथ ये घिनौना काम भी किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है।
लेकिन इस इंटरप्रिटेशन में इतने सारे सपोर्टिव एविडेंस दिए गए हैं कि आप भी ऐसा मानने पे मजबूर हो जाएंगे। इसके होने का अंदाजा तब का बताया जाता है जब जैक डैनी को अपने पास बैठने के लिए बुलाता है और तभी हमें उसके भयानक चेहरे वाली मिरर इमेज दिखाई जाती है। चलिए इसे शुरुआत से समझते हैं। मूवी के 13 मिनट्स होते हैं और डैनी अपने बेडरूम में उठता है। उसका तकिया बेयर जैसा है और फिल्म के एंड से 13 मिनट पहले ही हम बेयरमैन को देखते हैं। इसके बाद जो हम बाथरूम वाला शॉट देखते हैं जिसमें डैनी झुक के ब्रश कर रहा होता है, वो बेयरमैन वाले शॉट से काफी मिलता जुलता है। ये सिमिलैरिटीज जानबूझकर रखी गई थी। डैनी के बेड के ऊपर भी एक बेयर्स का पोस्टर था जिसमें छोटा वाला बेयर अपने घुटने के बल बैठा था। इसके अलावा भी यहाँ एक और जरूरी सवाल खड़ा होता है कि टोनी डैनी के मुंह में ही क्यों रहता था। ये माना जाता है कि जब भी कोई किसी नई पर्सनैलिटी को डेवलप करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई ट्रॉमा जरूर होता है। ये सब हुआ डैनी के साथ हुए गलत कामों की वजह से। डॉक्टर वाले सीन में भी अगर आप देखें तो वो अपने क्रॉच एरिया पर अपने दोनों हाथ रख लेता है जैसे वो इसे किसी से प्रोटेक्ट कर रहा हो। अब आते हैं रूम नंबर 237 पे। वो जैक था जिसने डैनी को फिजिकली असॉल्ट किया, ना कि वो बूढ़ी औरत। वो बूढ़ी औरत उस बुरे काम का मेटाफोर है जो जैक ने डैनी के साथ किया और इसी वजह से उसे मिरर में दिखाया जाता है। यहाँ एक और दिलचस्प चीज सामने आती है कि वेंडी इस इंसिडेंट के बाद डैनी को उसी तरह पकड़ती है जैसे जैक ओल्ड लेडी को पकड़ता है और उसने जैक का वही ब्लू रोब पहना हुआ होता है जो उसने डैनी को अब्यूज करते वक्त पहना था। वेंडी भी इस वक्त मिरर की तरफ देखती है और अगर आप इसे जैक वाले सीन के नजरिए से देखें तो जैक ने डैनी को पकड़ा हुआ है और आईना हमें उसकी घिनौनी करतूत के बारे में बताता है। इस अब्यूज का एक और सबूत हमें देखने को मिलता है बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब कुछ सेकंड्स के लिए जैक को प्लेगर्ल मैगजीन पढ़ते हुए दिखाया गया है जिसमें एक आर्टिकल इंसेस्ट के ऊपर भी था। तो क्या ये सब चीजें महज एक इत्तेफाक हो सकती हैं? मुझे नहीं लगता कि क्यूब्रिक ऐसा कुछ करेंगे। टूथब्रश वाले सीन में देखें तो डैनी की टी शर्ट पे 42 लिखा होता है। इसका भी यहाँ एक सिग्निफिकेंस ढूंढा जा सकता है। लॉबी में डैनी और वेंडी एक फिल्म देख रहे होते हैं जिसका नाम होता है समर ऑफ 42, जो एक ऐसे यंग लड़के के बारे में है जिसे अपने से काफी बड़ी औरत से प्यार हो जाता है। ये अब्यूज वाले सीन से बिल्कुल पहले का सीन है। ये नंबर 42 उस फिल्म के सेक्सुअल कंटेंट से मिलता जुलता बताया जाता है। जो सीन हम लॉबी में देखते हैं उसमें वो औरत उस यंग लड़के से कहती है कि बैठ जाओ तब तक मैं लंच बनाती हूं। वेंडी इस सीन के आखिरी डायलॉग में यही कहती है, मेक श्योर यू कम राइट बैक कॉज आई एम गोना मेक लंच सून। ये तब होता है जब डैनी अपना फायर इंजन टॉय लेने जा रहा होता है। इस सीन की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि ये सीन टीवी के जूम एंगल से ही शुरू होता है और बाद में हमें पता चलता है कि वेंडी और डैनी वो फिल्म देख रहे हैं। एक और चौंकाने वाली चीज है जिसके कई सारे हिंट्स फिल्म में दिए गए हैं और वो ये है कि वेंडी जानती थी कि उसके बेटे को अब्यूज किया जा रहा है और वो इस चीज को या तो नकार रही थी या छुपा रही थी। जब डॉक्टर पूछती है कि टोनी कौन है तो वो झट से डिफेंसिव मोड में जवाब देती है कि टोनी उसका इमेजिनरी फ्रेंड है। ऐसा लगता है कि वो नहीं चाहती डॉक्टर को इस बारे में पता चले। उसके और जैक के रिश्ते में अब इंटीमेसी की बहुत ही ज्यादा कमी है और तो और वो प्लेगर्ल मैगजीन भी पढ़ता है। वेंडी से रिलेटेड यहाँ एक और अजीबोगरीब चीज है। बेसमेंट के बिलबोर्ड पे हमें कई सारी पोर्नोग्राफिक पिक्चर्स देखने को मिलती हैं और अगर वेंडी ही बेसमेंट का सारा काम करती है तो ये पिक्चर्स यहाँ आई कैसे? ये वेंडी ने रखी है या जैक ने? ज्यादा चांसेस जैक के हैं क्योंकि जैक को एक दो बार दूसरी लड़कियों को घूरते हुए दिखाया गया है। डॉक्टर वाले सीन में हमें टेबल पर बुक और न्यूज़पेपर रखे नजर आते हैं जिसका टाइटल पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, पर अगर क्लैरिटी ठीक हो तो उसे पढ़ा जा सकता है। उसमें एक न्यूज़पेपर में लिखा होता है इलनेस एज मेटाफोर, जिसे लिखा है सुजैन सॉन्टेज ने। ये एक कंट्रोवर्शियल आर्टिकल था जिसमें यह दावा किया गया था कि मेडिकल प्रोफेशंस में कई बार फिजिकल हेल्थ को गलती से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की अभिव्यक्ति समझ लिया जाता है। इससे क्यूब्रिक हमें यह दिखाना चाहते हैं कि डॉक्टर जो डैनी की प्रॉब्लम्स को नकार रही है वो एक बहुत ही बड़ी गलती है। या तो उसने ऐसा जानबूझकर किया
या उसने इसे इग्नोर करना बेहतर समझा। जो आखिरी हिंट हमें डैनी के अब्यूज का मिलता है वो है जैक और वेंडी में डैनी की चोट को लेकर हुई बहस के बाद जैक का डैनी के बेडरूम को अजीब तरह से देखना। हमने इसके बारे में इतनी चीजें जानी, पर यह पूरी एंडिंग हमें क्या मैसेज देती है? तो कुल मिला के ये फिल्म है किस बारे में? जितनी भी चीजें हमने इसके बारे में जानी उसका सार देखें तो यही लगता है कि ये फिल्म ऐसी हिंसा के बारे में है जो खुद को दोहराती है, और इस बारे में भी है कि हम कुछ भी करके स्पेक्टर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास की काली छाया से नहीं बच सकते। द ओवरलुक उस जगह पर बना है जहां गोरे लोगों ने नेटिव अमेरिकन की बेरहमी से हत्या की और आगे भी यहां खून खराबा होता रहा। जैक हमेशा से ही केयर टेकर रहा है। ओवरलुक में आते ही उसकी शराब पीने की इच्छा फिर से उजागर होने लगी। वेंडी ने देखा कि डैनी को चोट लगी है और उसने फौरन ऐसा सोच लिया कि यह काम जैक का ही है, क्योंकि वो पहले भी ऐसा कर चुका है। ग्रेडी ने अपनी फैमिली को मारा और उसकी बेटियों ने डैनी को वार्न किया कि उसके साथ क्या होने वाला है। जैक ने भी लोगों को मारने के लिए ग्रेडी की ही तरह कुल्हाड़ी को चुना। और फिर एंड आते आते जैक के अलावा सिर्फ डिक वो इंसान था जिसकी मौत हुई। वेंडी और डैनी बिना किसी हार्म के वहां से निकलने में कामयाब रहे। तो क्या इसका मतलब यह है कि उनके वहां से बच के निकल जाने से उन्होंने ये वॉयलेंस की साइकिल तोड़ दी? यहाँ ये बात तो साफ नहीं है, पर अच्छी बात यह है इसकी उम्मीद जरूर की जा सकती है।